हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और मैं आज की क्लास में आपको प्रिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें और बताना है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म के मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम लोग देखे थे कि किसी भी प्रिज्म से जब कोई लाइट गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधा बेस की ओर झुक जाती है। Whenever light travel through any prism, it bend towards the base। क्यों? क्योंकि पहले सरफेस पे लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है और दूसरे सरफेस पर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। लाइट रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर दो बार ट्रेवल करे। एक बार रेयर टू डेंसर कर रही है फर्स्ट सरफेस पे तो लाइट बेस की तरफ झुक जाती है, और दूसरी बार में लाइट डेंसर टू रेयर झुकती है, डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से दूर भागती है और इस वजह से भी प्रिज्म के बेस की ही तरफ झुक जाती है। इस प्रोसेस में लाइट दो बार डेविएट होती है और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हमारा आता है, डेल्टा इक्वल टू आता है आई प्लस ई माइनस ए, जहां आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज आल्सो इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, ये प्रिज्म की दो जनरल कंडीशंस है जो हमेशा फॉलो होते हैं। अब हम लोगों ने एक और वीडियो में देखा था कि फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के, और रिफ्रैक्शन एंगल एट फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन एंगल एट सेकेंड सरफेस, उसको माने थे हम लोग R। देन इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम आया है हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम टोटल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, और अगर यही चीज प्रिज्म पतला हो यानी थिन प्रिज्म हो, फॉर थिन प्रिज्म हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया n-1 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक पॉइंट मिल रहा है कि जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 and angle of prism is directly proportional to prism angle. So angle of minimum deviation is directly proportional to n-1। ठीक, जो प्रिज्म एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल है? n-1 के, यानी अगर n बढ़ रहा है तो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल लाइट का डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। ठीक, 10th में हम लोग देखे थे या हम लोग देखते हैं कि रेनबो होता है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब भी बरसात होती है तो आसमान में हम लोग को 7 रंग का अक्सर आपको रेनबो दिख जाता है। ठीक है ना, इंद्रधनुष दिखता है। तो वो इंद्रधनुष यानी रेनबो कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है, कोई भी व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म उसको उसके 7 रंगों में बांट देता है। यानी जब भी लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 color components is called as dispersion of light। अगर हिंदी मीडियम में बात करें, हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया, परिघटना क्या कहलाती है? विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है कलर, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। वर्ण परिक्षेपण है, सिर्फ परिक्षेपण। ठीक है ना, तो चाहे वर्ण विक्षेपण कह लें चाहे वर्ण परिक्षेपण कर लें। अब देखिए कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब भी कभी
व्हाइट लाइट यानी सफेद रंग की लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश या किसी और चीज से प्रकाश आ रहा है, तो जब भी कभी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होगा, वह अपने 7 रंगों में बंट जाता है। क्यों, चेक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको वायलेट मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको रेड मिलेगा। और जब ये लाइट और फिर से डेंसर से रह जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, और इस प्रोसेस में वायलेट और नीचे हो जाता है और रेड और थोड़ा सा डेविएट होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। तो हमको नीचे की तरफ वायलेट कलर दिखाई देगा और ऊपर की तरफ रेड दिखाई देगा। बीच में ढेर सारे कलर्स के बैंड होते हैं जिन्हें हम विव ग्योड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे रहेगा वायलेट कलर, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसका ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का किसी भी कलर के लिए यानी किसी भी लाइट के लिए उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल is dependent on the wavelength of the light which is passing through it। ठीक, कैसे, काउची के रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी वाई लैम्डा स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है n2 बाई n1 जो होगा b1 बाई b2, और ये इक्वल होता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 के। हम लोग देखे थे कि अगर किसी लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्डा 0 है तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में उसी कलर का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 बाई n। यहां से भी पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लैम्डा के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक, अब व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग रंगों के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भाग होते हैं, अंश होते हैं, जिसमें से रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और बाकी रंगों का वेवलेंथ इसी क्रम में बढ़ता जाता है। सबसे कम वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर इस तरीके से, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड कलर का। अब क्योंकि वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर का वेवलेंथ विजिबल रीजन में सबसे कम है, इसलिए किसी भी प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए सबसे कम और वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पर निर्भर करता है और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 पे। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कौन सी लाइट झुकेगी, वायलेट कलर, और कौन सी झुकी हुई है, वायलेट कलर। तो सबसे ज्यादा डेविएशन प्रिज्म में होता है वायलेट कलर का और सबसे कम डेविएशन होता है प्रिज्म में रेड कलर का। ठीक, ये उसके लिए मेन पैरामीटर है और यहां से आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जरूरत हो तो। नोट्स के लिए आपको इसी क्लास के इसी चीज सब्जेक्ट मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोट्स मिल जाएगा। इन सभी की डिफिनीशन, सभी की परिभाषाएं, फॉर्मूला वाला हम समझा रहे हैं, डिफिनीशन आपको डिफिनीशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अदरवाइज आप हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर के लिए होगा, वायलेट के लिए, और सबसे कम डेविएशन होगा
रेड कलर की है, तो प्रिज्म से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी दिखेगी। एक बार फिर से बनाते हैं, ये बार बार बनाने की आदत डालिए। ये हो गया रे ऑफ लाइट, यहाँ वायलेट कलर और यहाँ रेड कलर का डेविएशन, उसके बाद फिर वायलेट और झुक जाएगा और रेड थोड़ा कम झुकेगा। अगर हम क्या करें, मेन रे ऑफ लाइट यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन को आगे बढ़ाएं और चेक करें कि ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, तो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ये हो गया वायलेट कलर और ये हो गया रेड कलर। ठीक, अगर हम इन सबको एक ही पॉइंट पर चेक कर लें तो पाएंगे कि रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम है, और वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ज्यादा है। इसीलिए तो वायलेट कलर ज्यादा झुक के आ रही है, नीचे हो जा रही है, और रेड कलर ऊपर हो जा रहा है। अब रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम है, और एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का ज्यादा है। ठीक, थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है n-1 इंटू ए। तो अगर हम प्रिज्म को थिन मानते हुए, थिन ही मान के करते ही हैं, अगर हम वायलेट कलर का डेविएशन निकालना चाहे तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर -1 इंटू प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1 इंटू, ये क्या है, वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन, वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है, रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है। अब देखिए, रेड और वायलेट के एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में कुछ क्या है, डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन हिंदी में कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। कैसे, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एनी टू कलर्स इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन देम, या डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डिफरेंस ऑफ angles of deviation, angles of deviation between any two colors, between any two colors is called angular dispersion between those two colors, angular dispersion between those two colors। किसी भी दो रंग के बीच एंगुलर डिस्पर्सन कैसे डिफाइंड है, उनके एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस। सिंपल, इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखिए, इसे करते हैं डिनोट थीटा से। मान लेते हैं रेड और वायलेट का लेते हैं, तो रेड और वायलेट के बीच में एंगुलर डिस्पर्सन हो गया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। ठीक है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू यहां से रखें, ये वैल्यू कैसे मिली है, प्रिज्म एंगल से। अगर ये दोनों वैल्यू हम यहां से रखें तो हमारा हो जाएगा NB -1 इंटू ए और माइनस NR -1 इंटू ए। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NB -NR इंटू ए। सो थीटा RB की वैल्यू आई NB -NR इंटू ए, यानी एंगुलर डिस्पर्सन का जो वैल्यू है वो एक एंगल है, और उस एंगल का SI यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। SI यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, और डायमेंशन होगा ही नहीं, क्यों, एंगल का डेविएशन डायमेंशन होता नहीं है, तो यूनिटलेस तो है, यूनिटलेस तो नहीं है लेकिन डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब देखिए एंगुलर डिस्पर्सन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो एंगुलर डिस्पर्सन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर, जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा, एंगुलर डिस्पर्सन भी उतना ही ज्यादा होगा।
क्योंकि प्रिज्म एंगल ज्यादा होगा तो ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में। सेकेंड, डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर के डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए थीटा दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इस पे प्रिज्म एंगल पे। क्लियर है? ये रहा एंगुलर डिस्पर्सन। आप इसका भी शॉर्ट नोट ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने अगले डिफिनेशन पर। हमारा अगला डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हिंदी में क्या कहेंगे? परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता। अब देखिए ये कैसे डिफाइंड हो रहा है, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, कोई दो रंग है, मान लीजिए वायलेट और रेड है, उन दो रंगों के बीच में एंगुलर डिस्पर्सन होगा, उसको निकाल लिए। तो दो रंगों के एंगुलर डिस्पर्सन और उनके बीच जो मेन कलर होगा, मतलब उनके बीच जो मीन कलर होगा, उस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस का रेशियो, डिफरेंस नहीं क्या, रेशियो क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। यानी रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स, बिटवीन टू कलर्स एंड angle of mean angle of deviation and angle of deviation of mean color is called dispersive power of prism, is called dispersive power of prism। किसी भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो कैसे डिफाइंड हुआ? यह रेशियो है किसका किसका? कोणीय परिक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्सन का, और किसका? एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण का। किसके विचलन कोण का? मीन कलर यानी माध्य रंग का, जो भी दोनों रंगों के बीच माध्य रंग है, वायलेट और रेड के बीच, उसका डिफरेंस। तो रेड और वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन कलर का एंगल ऑफ डेविएशन, यानी रेड और वायलेट का एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाई मीन कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम मीन कलर मानते हैं किसको? ध्यान रखिएगा, मीन कलर किसको मानते हैं, किसको मानना चाहिए? तो हमारे पास है विव ग्योर, सबसे नीचे वी और सबसे ऊपर आर, 1 2 3 4 7 है, साथ में हमको ग्रीन को मानना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं किसको? येलो को। इसकी दो वजह है, एक तो येलो कलर हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए आप स्कूल के बसेस किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। दूसरा कि येलो कलर का जो वेवलेंथ है वो लगभग बीच में है, एवरेज है ऑफ इसका रेड और वायलेट के वेवलेंथ के, एवरेज के लगभग बराबर है। तो हम मानेंगे किसको? येलो कलर को। तो अगर हम इन दोनों का फॉर्मूला रखें तो गया NV माइनस NR इंटू ए और डिवाइडेड बाई N बाई -1 इंटू ए कट गया, तो ओमेगा का फॉर्मूला आया NV माइनस NR डिवाइडेड बाई N बाई, ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन यानी का डिस्पर्सिव पावर, यानी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। और ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पे? प्रिज्म पे, प्रिज्म के मटेरियल पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रिज्म के मटेरियल पर। यह एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए यह एंगुलर डिस्पर्सन के कंपैरिजन में हमारे लिए ज्यादा बेसिक चीज होता है, ज्यादा बेसिक चीज आती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीज होती है। क्यों? क्योंकि यह प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता। हर अलग अलग प्रिज्म अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हो सकता है, जैसे क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है। तो ग्लासेस के टाइप के मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
इसका ऐसा यूनिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम चीजों का रेशियो है, एंगल एंगल का रेशियो, तो इसके ऐसा यूनिट भी नहीं होती है, और अगर ऐसा यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होता होगा, यानी डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर पिछले कुछ सालों से कह सकते हैं IIT जेई मेंस के एग्जाम में कई क्वेश्चंस बने हैं, जिसको हम कह सकते हैं पेयरिंग ऑफ प्रिज्म, जो आपके सिलेबस में जनरली नहीं रहता, इसलिए छूट जाता है, बच्चों से अक्सर छूट जाता है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी कहीं मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन आता है, बेसिक चीज ही है, पर बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, मिस करते हैं, इसलिए क्वेश्चन कर नहीं पाते। तो देखिए, अब अगला टॉपिक हमारा आता है पेयरिंग ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का युग्मन, प्रिज्मों का युग्मन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, पेयरिंग ऑफ प्रिज्म। युग्मन, युग्मन माने जोड़ा बनाना, युग्म बनाना, युग्म बनाना। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि एक प्रिज्म है, ऐसे है, आपको पता है कि प्रिज्म से क्या होगा, प्रिज्म से लाइट गुजरेगी तो उसका डेविएशन होगा, यानी वो अपने पाथ से थोड़ा बहुत डेविएट हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, डिस्पर्स होती है, यानी एंगल, एक तो डेविएशन होता है, पाथ से चेंज जाती है, और दूसरा उसका क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हो सकता है कि हम एक और प्रिज्म लगा दें इसके रास्ते में। ठीक, अगर हमने एक और प्रिज्म लगा दिया तो क्या चांसेस है, प्रिज्म को उल्टा लगाया, यानी इसका बेस नीचे था, उसका बेस ऊपर कर दिया। अब जब हम प्रिज्म का बेस उल्टा कर दिए तो हमको पता है कि लाइट हमेशा किस तरफ झुकेगी, बेस की ओर झुकेगी, तो लाइट बेस की तरफ बेंड होने की कोशिश करेगी। ये ऊपर वाला रेड कलर है, नीचे वाला वायलेट कलर है, रेड ज्यादा झुकेगा कि वायलेट झुकेगा, तो ऑब्वियसली कौन झुकेगा, वायलेट झुकेगा। क्यों? क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम है, तो रेड कम झुकेगा, वायलेट ज्यादा झुकेगा। तो दो संभावनाएं हैं, हो सकता है कि ये दोनों आपस में रिकम्बाइन कर जाएं और आगे से जो लाइट निकले वो एक ही लाइट निकले। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इस तरीके से बेंड हो कि इनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है, या दो तरीके के केसेस हैं। पहला केस है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और एक केस होगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का। ठीक है, तो अगर डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे जाके दोनों लाइटें कंबाइन हो जाएंगी और एक ही लाइट निकलेगी, एक ही लाइट क्या होगी, निकलेगी। तो ये लाइट का पाथ और ये लाइट के पाथ में कुछ एंगल का डिफरेंस होगा, और उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, तो देखिए ऐसी स्थिति के लिए आपके पास क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान रखिए। मान लिए इस प्रिज्म को हम क्या प्रिज्म एंगल मान ले रहे हैं, ए, इसका प्रिज्म एंगल मान ले रहे हैं ए डैश। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इसका प्रिज्म है ए और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है डी, तो सिंपल सी बात है, पहले वाले का एंगुलर डिस्पर्सन होगा थीटा आर बी, और उसकी वैल्यू आएगी एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक, दूसरे वाले के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। ठीक, ये हो गया पहले प्रिज्म के लिए, ये हो गया दूसरे प्रिज्म के लिए, ये हो गया प्रिज्म P1, ये हो गया प्रिज्म P2। अब अगर डेविएशन होना है विदाउट डिस्पर्सन, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि डिस्पर्सन ना हो, तो डिस्पर्सन ना होने के लिए हमारे लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फॉर नो डिस्पर्सन
फॉर नो डिस्पर्सन, यानी आप चाहते हैं कि विक्षेपण ना हो, डिस्पर्सन ना हो। फॉर नो डेविएशन थीटा आरबी और थीटा डैश आरबी की वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव डेविएशन क्या है, एक निगेटिव डेविएशन क्या है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो एन बी माइनस एन आर ए इज इक्वल टू एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। इससे हमको जो चीज नहीं पता होगी वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगर जनरली क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा क्लियर होता है, पर ये हमारी कंडीशन है, ध्यान रखना है नो डिस्पर्सन के लिए। अब अगर आपसे पूछे कि अच्छा डेविएशन बताओ, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 2, पहले का एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरे का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस। डिफरेंस क्यों? इसलिए डिफरेंस क्योंकि सिंपल सी बात है, एक में डेविएशन ज्यादा होगा, दूसरे में डेविएशन हो सकता है कम हो। उल्टा है तो दोनों का डेविएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो नेट डेविएशन हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा कैसे निकालते हैं? n माइनस 1 इंटू ए, फिर माइनस n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर है? अब अच्छा मान लीजिए, देखिए ये कैसे निकालेंगे आप, किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेड के लिए, वायलेट के लिए या येलो के लिए? तो आपको जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो आप उसके लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हमारे पास कंडीशन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का। दूसरा केस क्या हो सकता है? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि ओवरऑल तो डेविएशन हो रहा है लेकिन ओवरऑल डिस्पर्सन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा। यानी हो सकता है कि ये लाइटें लास्ट में निकलते टाइम आपस में कंबाइन ना करें, आपस में कंबाइन ना करें, कुछ एंगल पर रह जाएं। अब देखिए ये कौन सा कलर? रेड, ये वाला वायलेट, ये थोड़ा कम बेंड हुआ और ये ज्यादा बेंड हुआ और बाद में दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक, तो ऐसे केस में इसके कंपैरिजन में डेविएशन नहीं हुआ है पर डिस्पर्सन हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेविएशन ना हो तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब है थीटा 1 डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर होगा, तो n माइनस 1 इंटू ए बराबर होगा n डैश माइनस 1 इंटू ए डैश के। ठीक, और नेट डिस्पर्सन निकालना है, तो नेट डिस्पर्सन निकालना है तो नेट डिस्पर्सन कैसे निकालेंगे? थीटा 1 थीटा आरबी 1 और थीटा आरबी डैश के बीच में पहले वाले और दूसरे वाले का एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगुलर डिस्पर्सन का डिफरेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। A prism of crown glass of prism angle 5 degree is paired with flint glass in such a way that light passes without deviation. Find prism angle of flint glass prism, net angular dispersion. कह रहा ग्राउंड ग्लास के लिए डिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1.514, 1.517 और 1.523 दिया हुआ है, और फ्लिंट ग्लास के लिए 1.613, 1.620 एंड 1.632 दिया हुआ है।
तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दिए हुए हैं दोनों प्रिज्म के लिए। किस किस कलर के लिए होंगे? जो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होगा रेड कलर का, जो सबसे ज्यादा है वो होगा वायलेट कलर का, और जो बीच में है इन दोनों का वो होगा येलो कलर का। मैंने वैसे कलर लिख दिए हैं, पर जनरली कलर लिख के नहीं देगा, हो सकता है वो आपको सीरियल में ऐसे दे दें, तो आपको खुद ही समझना होगा। जो सबसे ज्यादा है वो वायलेट कलर का, जो सबसे कम है वो रेड कलर का, और जो उन दोनों के बीच में है वो येलो कलर के लिए होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रिज्म है, एक क्राउन ग्लास का और एक फ्लिंट ग्लास का, दोनों एक दूसरे के साथ पेयर किए हुए हैं, युग्मित है, ऐसे युग्मित हैं कि वो लाइट उनसे बिना विचलन के, बिना डेविएशन के सीधे निकल जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि डेविएशन नहीं हो रहा है। अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो पहले का एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरे का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। तो एन ए की जगह डैश कर ले रहे हैं। यहाँ किसका एन? रेड का, येलो का या वायलेट का? हमको तो तीनों पता है, तो हम येलो कर लेंगे क्योंकि येलो एवरेज होता है। एन वाई पहले के लिए क्राउन ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास है। क्राउन ग्लास का 1.517 माइनस 1 इंटू उसका प्रिज्म एंगल क्राउन ग्लास का कितना दिया है? 5 डिग्री। 5 डिग्री इज इक्वल टू 1.620 माइनस 1 इंटू ए डैश निकाल रहे हैं। ये हो गया 0.517 इंटू 5 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये यहाँ घटाएंगे 0.620 डिवाइड करके इधर आएगा तो 0.620 इज इक्वल टू ए डैश। अब आप ए डैश सॉल्व कर सकते हैं आराम से, गुणा भाग तो कर ही लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बात समझ आई? इसका आंसर निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है यानी हमको मिल गया फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला मिल गया कि कितना होगा प्रिज्म एंगल, यहाँ से आ जाएगा 5 डिग्री से थोड़ा स्लाइटली लेस होगा क्योंकि 5.577 ऊपर है, 0.620 नीचे है, तो 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा, 5 से थोड़ा नीचे होगा। अब देखिए नेट एंगुलर डिस्पर्सन, नेट कैसे निकालेंगे? तो नेट निकालेंगे पहले वाले का एंगुलर डिस्पर्सन माइनस सेकंड वाले का एंगुलर डिस्पर्सन, फर्स्ट वाले का एंगुलर डिस्पर्सन माइनस सेकेंड वाले का। तो आप क्या करिए, अलग अलग निकाल लीजिए। 1 वाले का हो गया एन बी माइनस एन आर इंटू ए। एन बी कितना है? 1.523 माइनस 1.514, 1.523 माइनस 1.514 इंटू इसका प्रिज्म एंगल 5 डिग्री, और थीटा 2 तो हो जाएगा 1.623 माइनस 1.613 इंटू ए, और उसके ए की वैल्यू कहाँ है? यहाँ है। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा मान लिए ए इक्वल्स टू मिलता है लगभग आएगा 4.2 डिग्री के आसपास, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 4 पॉइंट के आसपास समथिंग, 4 पॉइंट कुछ आएगा, एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं मान लो चलो 4 मान लेता हूँ। कैलकुलेशन आप करें, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैं क्लास में भी कैलकुलेशन नहीं करता पूरा। तो ए डैश आ गया, यहाँ से ए डैश की वो वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे, जो भी होगा 4, 5, 4.5, 3.5, 4.5 जो भी हो। ठीक है, और इसकी और इसकी वैल्यू का डिफरेंस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है वैल्यू प्लस माइनस में आए, अगर मतलब अगर ये ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ तो निगेटिव आएगा। लेकिन जब आपसे कहेगा वैल्यू निकालो तो आपको सिर्फ यूनिट में निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड में निकालना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अब लेंस पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेसेस। रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेसेस में हम लोगों ने पढ़ा सिंपल रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर पढ़ा ग्लास स्लैब, फिर पढ़ा अपैरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ा प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। ये सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, 9th में ही पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 9th में ही पढ़े थे, इसलिए हमने उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में हम आपको पेन टैब के माध्यम से ढेर सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करवा देंगे पेन टैब के माध्यम से। और कल से जो क्लास चलेगी वो टोटल
टोटली चलेगी रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस से, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, जैसे कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, कॉन्केव सरफेस हो गया, फिर लेंस हो गया। तो हमारी अगली क्लास होगी इस पर के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान से अच्छे से तैयारी करिए अपनी, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हमारी मदद करिए। किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए, कोई क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं 9899078384 इस नंबर पर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको रिस्पांस किया जाएगा। थैंक यू।